तो जो पार्टी इख्तिदार में थी उन्होंने ही, उनके लीडरान ने ही, उनके पॉलिटिशियन ने ही वफ़ की ज़मीनों पे कब्जे किए। बीजेपी ये सोच रही होगी कि 70 साल कांग्रेस लूटी वफ़ की ज़मीनों को, अब हम लूटेंगे। जिनको हमने वोट दिए, जिसको नायक बनाए, वो राहुल गांधी पार्लियामेंट में बैठकर भी मुंह क्यों नहीं खोलेंगे? सवाल तो हम्बर्डे को पूछना चाहिए। तो मोदी को पूछो, पार्लियामेंट में बीजेपी के 240 एमपी में उनके साथ कौन सा मुसलमान है थे? हमको तालीम के, नौकरी के, पार्लियामेंट में बैठने के, असेंबली में बैठने का दर्जा और हिस्सेदारी की बात करो, वो सौगात दो। कितने एमपी गैरहाजिर रहे कांग्रेस के भी, शरद पवार के भी। शरद पवार के 2 खासदार नहीं थे, अमोल कोल्हे। सरकार के खिलाफ बोलना है तो कैरेक्टर अच्छा लगेगा। अगर मैं गुटखे का धंधा कर रहा, मैं रेती के ट्रक चला रहा हूँ, मैं 2 नंबर के धंधे कर रहा हूँ और सरकार के खिलाफ बोलूँगा तो मेरे को उठा के डाल देंगे ना जेल में। स्वागत है आपका द साउथ टाइम्स से। मैं हूँ ज़ैद अहमद। पिछले कुछ दिनों से पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है जिसे वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम से जाना जा रहा है। इस बिल का जो विरोध है पूरे मुल्क के मुसलमान कर रहे हैं। तो इसी बात पर चर्चा करने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट फारूक अहमद मौजूद है। तो फारूक सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। खुशामदीद सर। जैसा कि अभी जो बिल पास हुआ है लोकसभा और राज्यसभा से भी, वक्फ अमेंडमेंट बिल, तो सर इसके ऊपर जो आजकल जो मुसलमान, हर जगह पूरे मुल्क में मुसलमान जो इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको ये वक्फ अमेंडमेंट जो बिल बीजेपी जो लाई है, हुकूमत जो लाई है, ये मुसलमानों के लिए कितना नुकसानदा बिल है? पहली बात तो मुझे लगता है कि ये बिल अब एक्ट बन चुका है। पहली बार ऐसा हुआ कि 2 तारीख को लोकसभा में, 3 तारीख को राज्यसभा में और 5 तारीख को प्रेसिडेंट के साइन के साथ एक्ट, इतना सुपरफास्ट तरीके से इन्होंने इसको निकाला हुआ है। दूसरी बात है कि ये सिर्फ इसका विरोध सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं ऐसा नहीं है। जितने लोग संवैधानिक अधिकारों का महत्व जानते हैं, जितने लोग जालिम के जुल्म करने की इस रिवाज से वाकिफ़ है कि वो पहले ताकतवर पे हमला करता है और बाद में दिगर लोगों के ऊपर हमला करता है, तो यह हमला मुसलमानों पे पहले है, लेकिन सबका नंबर आएगा, ये जिनको मालूम है, ऐसे भी लोग विरोध कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस मुल्क से, आइन से मोहब्बत करने वाले लोग इसको विरोध कर रहे हैं। विरोध करने की वजह यह है कि इनको ऐसा लगता है कि ये कानून बन जाने से जो औकाफ की ज़मीनें हमारे पूर्वजों ने हमको दिए, हमारे बुज़ुर्गों ने दिए, जो हमारे लिए एक कौम के, मिल्लत के वेलफेयर का, फलाही के काम के लिए इस्तेमाल में आने की नीयत मकसद से दी गई थी, वो अब हमसे छीने जाएंगी। और उसको छीनना आसान करना, उसके कब्ज़े लेना आसान करना, उसको बेचकर खाना आसान करना ही इस एक्ट का मकसद रहा है और मुखालिफत उसके अंदर के उस क्लॉज की है। सर, हुकूमत तो खुल्लम खुल्ला ये कह रही कि ये बिल से मुसलमानों का फ़ायदा होगा, तो फिर क्यों मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं? वो मुसलमानों को कुचलने के लिए बिल लाए हैं, मुसलमानों की ज़मीनें बेचने को बिल लाए। ऐसा बोल के तो ला नहीं सकते थे ना, क्योंकि संविधान की कसम खा के वो आए वाले हैं। मुल्क पे संविधान नाफिज है, तो संविधान के चौकट में रहते हुए वो भाजपा के लोग अपने अंदर की आरएसएस की चड्डी तो दिखाएंगे नहीं, तो वहाँ तो उनको वही भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन जो बीजेपी मुसलमानों के हक़ में अच्छा कर ही नहीं सकती, इस बात पे जब लोगों को यकीन है, यानी मुसलमानों को तो छोड़ दो, मुसलमानों को तो यकीन ही है कि बीजेपी कर रही है तो मुसलमानों के हक़ में तो करेगी नहीं, बराबर है। लेकिन इस मुल्क के हिंदुओं का भी और कट्टरवादी हिंदुओं को भी मालूम है कि बीजेपी मुसलमानों का भला कर ही नहीं सकती, तो फिर उनके बोलने से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके करने से फ़र्क पड़ता है कि उन्होंने जो कर रहे हैं इसमें, इस बिल से जो नुकसानात के इम्कानात हैं वो जाहिर तौर पे जिनको समझ रहे हैं वो इसके ख़िलाफ़ है। बीजेपी की सोच ये है कि इन 70 साल में तुमने रूल में रहते हुए जो इक़्तिदार में पार्टियाँ थी, कौन थी? बीजेपी तो नहीं थी। इन 70-75 साल में अक्सरियत में कांग्रेस रही इक़्तिदार में, एनसीपी रही इक़्तिदार में, समाजवादी पार्टी रही है इक़्तिदार में, जनता दल यूनाइटेड या आरजेडी रही है इक़्तिदार में, तो ये सारी पार्टी इक़्तिदार में रही है। तो जो पार्टी इक़्तिदार में थी उन्होंने ही, उनके लीडरान ने ही, उनके पॉलिटिशियन ने ही वफ़ की ज़मीनों पे कब्ज़े किए। अब मुझे बताइए, इन पॉलिटिशियन को वफ़ की ज़मीन कहाँ है और कैसे उसको कानून के तोड़ मरोड़ के कब्ज़ा कर सकते, ये बताने वाले हमारे ही थे ना, हमारे चंद लोग थे, चंद मुनाफिक बोलो, गद्दार बोलो, मक्कार बोलो, इन्होंने ही उनको रास्ता बता के कब्ज़े कराए, उनको बेच के खाए। अब मुझे बताइए कि
बीजेपी ये सोच रही होगी कि 70 साल कांग्रेस लूटी वक्फ की ज़मीनों को, अब हम लूटेंगे। तो फिर अब इन्होंने अपने सहूलत से अपने कब्जे करने के लिए, बेचने के लिए इन्होंने बनाया। तो ये तो चलता है, एक बादशाह जब हार के नया बादशाह आता है, वो पुराने बादशाह का धन लूटता था, नए बादशाह के तिजोरी में डालता था। तो अब मुमकिन है कि वफ़ के ऊपर इनको भी बच्ची कुछ ज़मीनों पे कब्जा करके बेच के खाना है। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी कई मुसलमानों के अच्छे के लिए काम नहीं करती, लेकिन अभी हमने देखा कि बीजेपी जो है वो मोदी सौगात मोदी उन्होंने मुसलमानों को दिया है ईद पर। तो सर ये तो मुसलमानों के अच्छे के लिए काम कर रहे हैं ना, फिर आप कैसा बोल रहे हैं बीजेपी मुसलमानों के लिए काम नहीं कर? देखो, भीख देना अगर अच्छा है, जी खैरात देना अगर अच्छा है, तो आप मान सकते हैं कि अच्छा काम है। आप हमको सौगात देनी है तो 5 किलो राशन, शक्कर, चावल देने के बजाय उसकी ज़रूरत नहीं है ना भाई हमको। आप हमको हमारा इख्तियार दो, हमारा हक़ दो, हमारा अधिकार दो, हमारी हिस्सेदारी दो। इनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ है तो मोदी को पूछो, पार्लियामेंट में बीजेपी के 240 एमपी में उनके साथ कौन सा मुसलमान है? फिर एक भी मुसलमान नहीं है। 240 में तुमने एक मुसलमान को साथ नहीं लिया तो विकास भी नहीं है ना। फिर तुम्हारे इतने मंत्री हैं, एक मिनिस्टर बीजेपी का बताओ जो मुसलमान है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी कितने मुस्लिम के टिकट दिए थे उन्होंने, कितने मुस्लिम को मिनिस्ट्री दिए, कौन से मुसलमान की वॉइस है? तो सौगात मोदी ये एक इमेज चेंज करने का, वो भी उसके पीछे की वजह है अमेरिका में जो कमीशन फॉर रिलीजियस इक्वलिटी है, रिलीजियस वेलफेयर है, उसकी रिपोर्ट में आया है कि भारत में रॉ के जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके मुसलमानों को, ईसाइयों को टारगेट किया जाता है, मारा जाता है। इस रिपोर्ट में अब अमेरिका का जो रुख खड़ा होता जा रहा है, वहाँ अगर अमेरिका का रुख खड़ा होगा तो भारत का नुकसान की परवाह नहीं है इनको, अंबानी का नुकसान हो रहा है। वहाँ पे अंबानी के ऊपर एफआईआर हुई है अमेरिका में। तो वो फिक्र में ये अपनी इमेज चेंज करने में उन्होंने, वो भी मुझे लगता है कि नांदेड़ में किसको मिली क्या सौगात मोदी? जी नहीं। महाराष्ट्र में मिली क्या कहीं पर? यूपी में मिली क्या कहीं पर? ये महज दिल्ली में या नई नई सरकार लाए, मुसलमानों को गुमराह करना है, मुसलमानों का गम व गुस्सा कम करना है। इसलिए दिल्ली के हद तक उन्होंने वो किट बांटते ना, जैसे कोरोना में किट बांटते थे। किट क्या बहुत खुशकिस्मती की बात थी कि किट लेना हो, वो तब तो कोरोना में मजबूरी थी। आज मुसलमान अपने मनगट के दम पर अपना राशन का इंतज़ाम कर सकता है, उसको मोदी की किट की ज़रूरत नहीं है। हमको तालीम के, नौकरी के, पार्लियामेंट में बैठने के, असेंबली में बैठने का दर्जा और हिस्सेदारी की बात करो, वो सौगात दो, वो नहीं दे सकती। वही हम बोल रहे हैं कि ये बीजेपी तो कर ही नहीं सकती मुसलमानों का, वरना करने के लिए आई ही नहीं है वो, तो फिर क्यों उम्मीद करें उनसे? कांग्रेस क्या कर रही? हमारा नुकसान जो है वो बीजेपी खुला दुश्मन है। बीजेपी के साथ में आए वाले नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, ये अलायंस में इलेक्शन लड़े, उनको मैंडेट मिला, वो चुन के आए, बराबर है। तो मुसलमानों के खिलाफ ही है ना, मुसलमान इनके मुखालिफ ही पार्टियों को वोट दिया ना। जिनको हमने वोट दिए, जिसको नायक बनाए, वो राहुल गांधी पार्लियामेंट में बैठकर भी मुंह क्यों नहीं खोले? इतना आजकल उनको जोश आने वाला है मोदी के खिलाफ बोलने का, तो इतना अच्छा बहाना मिला था ना उनको। लेकिन पार्लियामेंट में उन्होंने आदिवासी, पिछड़े, दलित बार बार बोलते, और हल्लू माइनॉरिटी। ये माइनॉरिटी क्या है? फिर माइनॉरिटी के अंदर किस पे जुल्म हो रहा? बोलो ना, मुसलमान और ईसाई, क्रिश्चियन बोलो, ईसाई बोलो, सिखों पे हो रहा हो सिख बोलो। तुम खाली एक माइनॉरिटी, वो भी हल्की आवाज़ में, सुनाई नहीं देना, वो आवाज़ में क्यों? तुम्हारी पॉलिसी क्या है? आज भी अगर तुम संवैधानिक अधिकारों, किसी भी धर्म जाति कह रहा हो, संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकते होंगे, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, पहले मुस्लिम वोट बैंक की परवाह करके पूरा गंवा दिए, अब हिंदू वोट बैंक की परवाह कर रहे हैं, तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है इनका। सर जैसे कि अभी आप बता रहे कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया, लेकिन कांग्रेस इस बिल का तो विरोध कर रही है ना। देखो, अभी मुसलमान सोशल मीडिया की वजह से बहुत बेदार होने वाला है, और गली मोहल्लों तक खबरें आ रही है कि पार्लियामेंट में क्या हुआ, वहाँ की क्लिपें आ रही है। तो इसलिए अब उनके प्रेशर में वोट में नहीं तो ये तो वॉकआउट करके और भी मेजोरिटी में देते उनको। अगर ये कानून को तब्दील करने में 2/3 मेजोरिटी लगती ना, ये वॉकआउट कर देते थे।
आधे वॉकआउट करते थे, आधे हक में वोट करते थे। लेकिन ये अवेयरनेस की वजह से वोटिंग में फिर भी कितने एमपी गैरहाजिर रहे कांग्रेस के भी, शरद पवार के भी। शरद पवार के 2 खासदार नहीं थे, अमोल कोल्हे और एक बड़े मामा मात्रे, ये दोनों भी एब्सेंट थे लोकसभा में। प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी का रूप जी जो इतना सर पे उठा रहे, वो प्रियंका गांधी उस वायनाड से चुन के आती है, जिस वायनाड में 60 से 70% आबादी पढ़े लिखे मुसलमानों की है। अब मैं वायनाड के मुसलमानों से उम्मीद करता हूँ कि वो प्रियंका गांधी को पूछे कि तुमको पार्लियामेंट में क्यों भेजा था हमने, क्यों भेजा था, हमारी वॉइस तो एब्सेंट थी। तो वहाँ के 70% मुसलमान जिन्होंने उनको वोट दिया, वहाँ की वॉइस एब्सेंट थी। और ये राहुल गांधी की बॉडी प्रेजेंट थी मगर वॉइस एब्सेंट थी, आवाज़ एब्सेंट थी। शरद पवार तो मोदी के भी शिल्पकार हैं, आर्किटेक्ट है मोदी गवर्नमेंट के भी। मोदी जी उनको गुरु मानते हैं अपना। तो वो शरद पवार ने राज्यसभा में मौजूद रहना चाहिए था और वहाँ खड़े होकर बोलना चाहिए था ये कानून कैसे संवैधानिक अधिकारों का ये करता है। उनको पूरे वो देश के नेता मानते ना, अपने आपको नेशनल लीडर मानते ना। उनको लगता ना पूरे देश के सरकारें, पूरे देश के एमपी एमएलए उनको लीडर मानते। तो फिर पूरे देश के लोग उनको सुनते थे ना राज्यसभा में, खड़े होकर बोले क्यों नहीं वो? अच्छा वहाँ बोले नहीं। उनकी बेटी सुप्रिया सुले, उनको संसद पटु बेस्ट स्पीकर ऑफ संसद के अवार्ड मिले वाले 3 या 4। तो इतने संसद पटु थे, तो फिर तुम वहाँ पे पट बोले क्यों नहीं? तुम अगर वहाँ पे चैंपियन बोलकर, सबसे अच्छे मुद्दे उठाने वाले मुखर्रिन बोलकर इनाम मिल रहे तुमको, तो मुसलमानों की इशू पे तुमको सुनहरा मौका आया था, क्यों नहीं बोले आपने वहाँ पे खड़े होके? उनके पार्टी के एक नए नवेले एमपी को खड़े कर दिए मराठी में बात करने के लिए। पार्लियामेंट में कौन मराठी समझता? और जो प्रेसिडेंट को तुम तो वो ट्रांसलेशन ही देना पड़ेगा उनको। तो तुम्हारा जिस अंदाज से बोले आपने, आपके जज्बा और जज्बात भी तो जाते हैं उसके साथ, वो सुप्रिया सुले कर सकती थी। क्यों बच रहे हैं ये? इनको कहाँ क्या करना है, इन्होंने कहाँ क्या बोलना है, इन्होंने कहाँ पे रहना है, ये तय नहीं करते। ये भी बीजेपी तय करती, क्योंकि अगर ये बीजेपी का नहीं सुनेंगे तो ईडी है दूसरे दिन जेल में डालने को। इसलिए मुझे लगता है कि इन लोगों को ये गिरती हुई दीवारें हैं और ये गिरती हुई दीवारों के आसरे से बैठे हुए लोग एक ना एक दिन जख्मी होने वाले और अभी हो रहे हैं। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि पार्लियामेंट में बहुत सारे एमपीज़ जो है एब्सेंट थे, तो सर क्या लगता है आपको कि क्या इन लोगों के जहनों में भी आरएसएस की जहनीत भरी हुई है? आरएसएस का कंट्रोल तो है जी। आरएसएस का कंट्रोल है। हुआ ये कि मोदी सरकार जैसी आई इख्तिदार में, इन्होंने सबके फाइल बना के रखे वाले, सबके करप्शन के 2 नंबर के काम किए वाले। अब देखो इख्तिदार में जब आदमी रहता ना, तो चाहे नहीं चाहे भी गलतियाँ होती, लेकिन इन्होंने चाह के किया ना। आपने नांदेड़ किया, अशोक चौहान कितनी पीढ़ियों से नांदेड़ में है, दूसरी पीढ़ी उनकी, पहली पीढ़ी शंकरराव चौहान साहब की। अब शंकरराव चौहान साहब औरंगाबाद से आए थे, तो उन्होंने खुद बोलते धोती लोटा लेके मैं आया था बोल के। फिर आज थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की मिल्कियत कानूनन उन्होंने उनके डिक्लेरेशन में देते ना, उनके फैमिली की थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की मिल्कियत इन 25-30 सालों में कहाँ से है? कुछ तो ऊपर नीचे करे बोल के आई ना। अब अगर ऊपर नीचे करे वाला है तो फाइल बनने वाली, फाइल बनी होंगी तो फिर नंबर लगने वाला। तो जेल में रहना है कि बीजेपी में रहना? तो बीजेपी में रहना। तो फिर ये जो आप भी कांग्रेस में रखे हुए हैं, राहुल गांधी ने खुद बोले ना परसों गुजरात में भाषण में कि कांग्रेस के अंदर 30-40% लोग, या आंकड़ा कितना नहीं मालूम नहीं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में रहकर बीजेपी का काम करते हैं। खुद एक्सेप्ट कर लिए उन्होंने, एक्सेप्ट कर लिए, जाहिर तौर पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, पब्लिकली बोल रही है बात उन्होंने कि कांग्रेस में बीजेपी के लिए काम करने वाले लीडरान हैं। तो ये लीडरान गली के नहीं है, दिल्ली तक है। और जब तक कांग्रेस के अंदर ऐसे लीडर है, तब तक वो कांग्रेस बीजेपी के एजेंडा पे काम करेगी। सर, अगला सवाल जैसा मेरा ये है, अभी जैसा कि मुसलमानों का पवित्र महीना गया रमज़ान में नांदेड़ में देखा कि अजीत पवार की तरफ से एक बड़ी इफ्तार पार्टी का यहाँ रखी गई थी, और उसी इफ्तार पार्टी में बहुत सारे नांदेड़ के मुसलमान अजीत पवार के ग्रुप में ज्वाइन करे। लेकिन अभी अजीत पवार ने जो है वक्फ बिल पर अपना समर्थन दिया है, तो सर इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नांदेड़ के मुसलमानों के लिए आप क्या कहेंगे?
नहीं, नांदेड़ के मुसलमानों के या महाराष्ट्र के मुसलमानों के या इंडिया के मुसलमानों के लिए मेरा एक कहना है कि कोई भी कौम किसी एक पार्टी की अंधी वोट बैंक बन के नहीं रहनी चाहिए। कोई भी समाज ने अंधी वोट बैंक बन के नहीं रहना चाहिए। ख़ास तौर से अक़लियतों ने, पिछड़ों ने तो भी अंधी वोट बैंक नहीं बननी चाहिए। हमारा एक एजेंडा होना चाहिए हर समाज का, और वो एजेंडा, आपके एजेंडा पे जो लोग काम करते हैं उनकी तायद में आपने जाना चाहिए, राइट। तो फिर कोई एक ही पार्टी करेगी ये भी ज़रूरी नहीं है, राइट। तो फिर आपका एजेंडा नहीं है, पहला कसूर है। और जो लोग राजनीति में हैं उनका रोल ज़ाती मफाद का है, तो उनको कुछ बोल के फ़ायदा नहीं है। वो तो अपने मफाद के लिए किसी भी लेवल पे जाएंगे। लेकिन जो मिली मफाद के लिए, जो मुल्क के मफाद के लिए जा रहे हैं, कहीं पर भी जाओ ना, लेकिन तुम जाने के बाद रिज़ल्ट बताओ कि तुम वहाँ जाके मिल्लत के हक़ में क्या किए, क्या फलाई का काम करें, क्या जुल्म के ऊपर आवाज़ उठाए। अगर वो कर पा रहे हैं तो लोग सर पे उठाएंगे, नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ लेंगे उनको भी, खुद लेंगे उनको भी। मुझे लगता है कि ये चीज़ है कि आज जो लोग जा रहे हैं, आज उनको सवाल पूछने के बजाय उनको बोलना कि भाई ठीक है, तुम जा रहे हैं ना, 6 महीने में हमको बताओ तुमने क्या करे, जाके क्या तीर मारे, कौम की मिल्लत के हक़ में क्या काम करे, साल भर में बताओ क्या काम करे। अगर कुछ नहीं करे तो ज़ाती मफाद के लिए जो गए कांग्रेस में रह के क्या करे, फिर उन्होंने कांग्रेस में थे वहाँ रह के क्या करें। आज कौन से लीडर ने फलाई के लिए क्या करा, इसका ऑडिट करो, और वो ऑडिट करके उनको सही और गलत मानना चाहिए। सवाल तो हम्बर्डे को पूछना चाहिए। कांग्रेस ने एनसीपी में रहते हुए उनको कांग्रेस में लाके एमएलए बनाए, मुसलमानों ने भी बनाए, तब भी मुसलमानों ने उनको उस वक्त में भी 20,000 के करीब वोट किए थे तब, और अब 30,000 के करीब किए। अब 30,000 मुसलमानों के, 10-12 हज़ार बौद्ध भाइयों के, और कुछ हमारे दिगर पिछड़े भाइयों के, फिर कुछ सेक्युलर हिंदू वोट ओबीसी के होंगे, मराठों के थोड़े बहुत, ऐसे मिलके उनको 60,000 वोट लिए थे। उन्होंने 60,000 वोट क्या बोल के लिए, मैं महायुति के खिलाफ लड़ने वाला हूँ। जिस महायुति के खिलाफ लड़ने के लिए उनको 60,000 लोगों ने वोट दिए, 3 महीने के अंदर उन्होंने चले गए उधर। उनको पूछो ना तुम, ये 30,000 जो पाकीज़ा लोगों ने, तहारत लेने वाले, वज़ू करने वाले 30,000 लोगों के वोट जो उन्होंने लिए, वो ले जाके कौन से गंदे नाले में डाल दिए तुमने। क्या फलाई का काम, वहाँ पे 5 साल अंदर रह के भी क्या फलाई का काम कर रहे थे, अब उधर चले गए। तो मुझे लगता है कि सवाल उनसे करना चाहिए, बाकी लोगों को उनका क्या मफाद है वो पब्लिक के सामने आएगा। सर, अगला सवाल ये है कि जैसा कि एकनाथ शिंदे के जो लीडर है, उन्होंने खुलेआम धमकी देते हुए कहा कि अगर इस बिल पर किसी ने शाहीन बाग बनाने की कोशिश की तो उसको, वो शाहीन बाग जो है वो जलियांवाला बाग भी बन सकता है। तो सर, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? अभी तो ये खाली मुंह से बोल रहे हैं, आज उतना आसान नहीं है जलियांवाला बाग बनाना। कर भी सकते, गुजरात के लेबोरेटरी के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उनके पास है, दिल्ली दंगे की लेबोरेटरी है, मध्य प्रदेश की लेबोरेटरी है, तो वो कर भी सकते ना। इख्तियार में सरकार उनकी, प्रशासन उनका, पुलिस उनकी, मिलिट्री उनकी, फौज उनकी, मीडिया उनका, तो फिर वो तो मनचाहे कर सकते हैं ना। लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा कड़ा कानून ला रहे हैं जो किसी को भी उठा के जेल में डाल सकता है। यूएपीए से भी ज़्यादा घातक महाराष्ट्र के गृह मंत्री को इख्तियार लेने के लिए एक काला कानून ला रहे हो। उसको नाम क्या दे रहे, जन सुरक्षा कानून। और सबसे ज़्यादा जो जनता की आवाज़ उठाएंगे, ऐसे पत्रकार, पोर्टल वाले, सामाजिक कारकुन, सोशल वर्कर, दीनी तंजीमों के लोग, पॉलिटिकल अपोजिशन, इनको उठा के जेल में डालने का कानून ला रहे हैं। तो वो लाने वाले जलियांवाला बाग के एहतजाज के लिए था, काले कानून के खिलाफ था, जो रॉलेट एक्ट था उसके खिलाफ था। वो रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग की शहादत की वजह से रुका। तो ऐसे ही ये काले कानून अब जो आ रहे हैं, इसको भी रोकना चाहिए। और जब ये बयान देते हैं तो तब फिर मुसलमानों की मोहब्बत पार्लियामेंट की कितनी झूठी थी ये दिख जाता है। जैसे अगला सवाल मेरा आखिरी ये है कि वंचित बहुजन आघाड़ी का इस बिल पर क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, प्रकाश अंबेडकर साहब ने 2 तारीख के बिल पे पहली रिएक्शन जो दिए, बहुत ही सुलझी हुई रिएक्शन दिए। उन्होंने कहा कि ये संविधान विरोधी बिल है, संविधान के इख्तियारों को ये डिस्टर्ब करने वाला है। ये बिल मुसलमानों के ऊपर एक ऐसी मिसाल पेश की जा रही है जो मिसाल अब आदिवासियों पे, दलितों पे, बौद्धों पे, दिगर माइनॉरिटी पे और
सब पसमानदा लोगों के मजहबी जायदाद को, संपत्तियों को लूटने के लिए वो इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इसका पहला शिकार मुसलमान है, लेकिन अगला शिकार आदिवासी, ओबीसी, दलित और दिगर तबके भी अगले शिकार होने वाले। इसलिए लड़ाई अकेले एक कौम का नुकसान नहीं है, ये सभी कौमों का नुकसान है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने इसके ऊपर कड़ा रुख इख्तियार किया, क्योंकि असेंबली पार्लियामेंट में आवाम भेजती नहीं हमको, वहाँ पर हमको हरा देते, तो वहाँ हमारी नुमाइंदगी नहीं है। हम सड़कों की नुमाइंदगी करेंगे, हम इसके ख़िलाफ़ में समाजी लेवल पर ये रहेंगे। इंशाल्लाह इस हफ्ते में इस इशू के ऊपर प्रकाश अम्बेडकर साहब ने एक मीटिंग भी बुलाई है और पार्टी इसके ऊपर अपनी पॉलिसी एहतजाज किस तरीके से करना है उसकी पॉलिसी तय कर रही है। लेकिन जो असल सवाल यहाँ पे होता है वो हम चीज़ों को देखते कैसा है। मैं इसको मुसलमानों के क्या कि दीनी शिकस्त नहीं मानता, समाजी तालीमी शिकस्त नहीं मानता, यह हमारी सियासी शिकस्त है। और ये सियासी शिकस्त इसलिए है कि हमारी सियासत को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। और जिस कौम के पास में अपना पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता है, जमहूरियत में वो कौमें हमेशा पसमानदा रहती हैं। मेरा खुला आह्वान है, खुला ओपन अपील है लोगों को कि आप माइनॉरिटी पिछड़े समाज के लोग हो, आपको इक़्तिदार में आना है तो अपनी सियासी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, सियासी एजेंडा बनाना पड़ेगा। जाने दो चंद लोग इधर जाएंगे, चंद लोग उधर जाएंगे, जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उनको इस तरीके से सियासत में लोगों को आना पड़ेगा जिनके किरदार अच्छे हैं। सरकार के खिलाफ बोलना है तो कैरेक्टर अच्छा लगेगा। अगर मैं गुटखे का धंधा कर रहा हूँ, मैं रेती के ट्रक चला रहा हूँ, मैं 2 नंबर के धंधे कर रहा हूँ और सरकार के खिलाफ बोलूँगा तो मेरे को उठा के डाल देंगे ना जेल में। आज हम बोल सकते हैं क्योंकि हमारे हर चीज़ हमने कानून के दायरे में रखी है, हमारा किरदार हमने साफ़ सुथरा रखा है, इसलिए हमारे ऊपर मुश्किल हम पे भी डालेंगे, लेकिन झूठे इल्ज़ाम में डालेंगे, कुछ तो भी झूठ फैला कर डालेंगे। तो झूठे इल्ज़ाम में तो नबी भी गए वाले हैं जेलों में, उसकी भी परवाह नहीं करना पड़ेगा। ये रोल में आकर हमको काम करना पड़ेगा। और ऐसे अच्छे किरदार के लोगों को, बेबाक बेलौस लोगों को मेरी अपील है कि सियासत में आओ, पॉलिटिक्स में आओ, अपना एजेंडा बनाओ, अपना खुद का एजेंडा बनाओ। कल जो लोग बी टीम बोलकर प्रकाश अम्बेडकर साहब और उनकी क़यादत वाली वंचित को बीजेपी की मदद करने वाले बोल रहे थे, वो बीजेपी के अलायंस में चुनकर आने वाले अजित पवार के पास जाने में, उनको इफ्तार कराने में, उनमें उसको बुरा नहीं मान रहे। तो ये डबल पॉलिसी है तुम्हारी, क्लियर करो ना। तुमको बीजेपी के करीब अच्छा नहीं दिख रहा तो आज अजित पवार के पार्टी में लाइन लगा के जा रहे, उनके बारे में क्या राय है तुम्हारी? फिर वहाँ पर तुम्हारा कोई से नहीं है। सही मायनों में कोई भी कौम हुकूमत के 10 साल से ज़्यादा जमहूरियत में हुकूमत में शामिल हुए बगैर या हुकूमत से अपनी पॉलिसी पे काम कराए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। अब ये तीसरी टर्म भी बीजेपी के ऊपर और नीचे आई है, यानी 15 साल तक आप सरकार के और इक़्तिदार के और हुकूमत के बगैर कौमों बोले तो तुम 50-60 साल रिवर्स हो रहे हो, पीछे जा रहे हो। तो फिर तुम्हारी पॉलिसियों पे रिव्यू करो, जाने दो कुछ लोगों को इधर उधर जाने दो, लेकिन जाके कर क्या रहे हो? तुम्हारा एजेंडा क्या है? कौम के काम करो, मुल्क के काम करो, शहर के ज़िले के डेवलपमेंट के करो, यहाँ अमन और लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने के काम करो, यहाँ के फिसादियों के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए काम करो। अब ये काम करने के लिए अच्छे किरदार के लोग सियासत में चाहिए। आपके चैनल के ज़रिए मैं अपील करता हूँ, जैसे आप एक इंस्पिरेशन बोलकर जर्नलिज्म में आए, कई लोग इंस्पिरेशन बोल के लॉ में आए वाले, वकालत में आए वाले, सहाफ़त में आए वाले। जितनी अच्छे मुसलमानों की, अच्छे किरदार के मुसलमानों की सहाफ़त को ज़रूरत है, जितने अच्छे किरदार मुसलमानों की वकालत को ज़रूरत है, उससे ज़्यादा अच्छे किरदार मुसलमानों की सियासत में ज़रूरत है। आओ सियासत के अंदर अच्छे किरदार के लोग, तो आप बेबाकी से बात कर पाओगे, बेबाकी से रख पाओगे। जो बात कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं बोल सका वो कुणाल कामरा ने बोला। इस टाइम के अपोजिशन का काम कुणाल कामरा ने किया, ताकत से उसने तंबू उखाड़ दिया हुकूमत वालों का। तो कुणाल कामरा को अपोजिशन का काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अपोजिशन मरा हुआ है, आलूदा है, डैमेज है। अपोजिशन अगर कुणाल कामरा की एक भी करप्शन का केस रहता तो इसको भी जेल में डाला, अभी भी जेल में डालने की कोशिश कर रहा है। तो ये पॉलिटिशियन तो काले काम करे वाले हैं, करप्शन करे वाले, इनको उठा के डाल देंगे। तो ये खौफ है,
तो इसलिए बेखौफ लोगों को सियासत में आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सर। ये थे मेरे साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट फारूक अहमद साहब। सर हम फिर से आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें कीमती वक्त दिया और सर ने बहुत ही अच्छे अंदाज में हमें इस बिल के बारे में बताया है और आने वाले जो भी इश्यूज़ लेंगे और वंचित बहुजन आघाड़ी इस पर क्या स्टैंड लेंगी सर ने ये भी बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।